जय हिंद साथियों। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना बहुत ही आवश्यक है कि अब देखिए क्या जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति ये आपके सिलेबस में 10 मार्क का है। 10 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त करने हैं। आप सुपर टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सुपर टेट की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। इससे पहला वीडियो मैंने आपको सुपर टेट के सिलेबस के बारे में बताया है, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यानी मैंने उसमें पूरा सुपर टेट का सिलेबस आपको बता दिया है कि कहाँ से कितने नंबर का आ रहा है। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति में मैं पूरा चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट कराऊँगा। अब एक चीज़ आप बताओ, अगर पूछ ले आपसे वो कि 1980 से 1990 के समय व्यवसाय नैतिकता क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? पूछ ले कि 1980 से 1990 के बीच स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, तो नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं वन वर्ड में, ऑब्जेक्टिव में। लेकिन पहले हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम कोई टॉपिक ले रहे हैं तो उसको पहले पूरी तरह से समझें, उसे परखें, उससे क्वेश्चंस बनाएं, वहाँ से तो सारे बनेंगे। तो पहले हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से बनने हैं और क्या पूछा जा रहा है। एक बेसिक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो मैं आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ। तो आइए देर न करते शुरू करते हैं। पहला टॉपिक यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे व्यावसायिक नैतिकता की। ये व्यावसायिक आचरण एवं नीति पूरा एक टॉपिक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा व्यावसायिक नैतिकता को लेकर। लेकिन यह एक सवाल उत्पन्न होता है कि नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या है? नैतिकता समाज का आईना है। समाज का वो आईना जिसकी उपस्थिति में एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। तो ये हमारी नैतिकता हो गई। और व्यावसायिक क्या है? यानी व्यवसाय को लेकर, नॉर्मल सी चीज़ है। व्यवसाय नैतिकता क्या है? यानी व्यवसाय है, कोई भी आप अपना पैसा, धंधा, कोई भी चीज़ आप गांव में इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो व्यवसाय में निर्णय लेने एवं कौशल तो हमारी एजुकेशन से मिलता है, को लागू करने हेतु एक उपागम है। ये हमारा व्यवसाय नैतिकता हो गया। नैतिकता व्यवसायिक दोनों को जोड़ दें तो व्यवसायिक नैतिकता। ठीक। और इसके बारे में 1980 से 1990 के बीच एक स्वर्ण युग कहा जाता था व्यवसायिक नैतिकता को। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, हमें पहले पूरा इसको क्लियर करके चलना है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसे कर्मचारियों व व्यावसायिक उद्यम के संदर्भ में देखा जाता है। कर्मचारी हुए, व्यावसायिक उद्यम हुए, इसके संदर्भ में देखा जाता है। यानी वर्तमान में कंपनी अपने बुनियादी मूल्यों को परिभाषित व्यवसायिक नैतिकता में करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी सा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये था हमारा व्यावसायिक नैतिकता। ठीक है, अब बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, व्यावसायिक शिक्षा क्या है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डीपली जान लेते हैं। तो पहले इसके अगर हम बात करें तो इसके 5 उद्देश्य हैं, और 5 उद्देश्य इसके ऐसे हैं जिसमें सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। यहाँ पूछ लेगा कि व्यावसायिक शिक्षा क्या है, और आपको ऑप्शन दे देगा कि बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति। यही इसके उद्देश्य हैं, यही इसकी परिभाषा है। बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति, आर्थिक विकास, औद्योगिक प्रगति, शिक्षा की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन, व्यक्ति की बहुमुखी विकास एवं समय की मांग। यहाँ से ये पूछ लेगा आपसे। अब व्यावसायिक शिक्षा पूछ लेगा कब स्टार्ट हुई, तो ये आप ध्यान में रखिएगा 1906। ठीक है, 1906 ये आपको ध्यान में रखना है, नोट डाउन इसको कर सकते हैं। अब व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को किससे जोड़ता है? समाज से। नॉर्मल चीज़ें, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? व्यवसाय के लिए। और व्यक्ति को समाज से जोड़ने का काम किसका है? व्यवसाय शिक्षा का। गांधी जी का एक कथन जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा बालक के संपूर्ण भविष्य के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पर भी जोर दिया था। वर्धा याद है आपको, 1937। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये होगा हमारा व्यावसायिक शिक्षा, और इसके उद्देश्य ही इसकी परिभाषा कहलाती है। यहाँ से आप बिल्कुल ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, व्यावसायिक शिक्षा क्या है। ये आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा व्यावसायिक आचरण नीति। व्यावसायिक आचरण नीति ये क्या है? ये है जो हमारा टॉपिक है, स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर है हमारा। इसका मतलब है कि इसका जो तात्पर्य है वो नैतिकता, वो नैतिकता जो स्वरूप जो व्यावसायिक प्रक्रिया में उत्पन्न सिद्धांतों से है। मेन चीज़ क्या है? इसके 7 सिद्धांत है। पूछ लेगा कि व्यावसायिक आचरण नीति के कितने सिद्धांत हैं,
तो इसके 7 सिद्धांतों का वर्णन इसमें दिया गया है। 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं व्यावसायिक आचरण नीति। ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके 7 सिद्धांत हैं। 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं ये पूछ लेगा नहीं, ये पूछ सकता है, पूछ लेगा और पूछे भी गए हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कौन कौन से हैं। पहला, सच्चरित्रता, वस्तुपरकता, गोपनीयता, सक्षमता, उत्तरदायित्व, ईमानदारी और नेतृत्व। आपको ये याद रखने हैं। चारों ऑप्शन में दे देगा, 3 यहाँ से रख देगा, 1 अलग से दे देगा, पूछ लेगा व्यवसायिक आचरण नीति के सिद्धांत निम्न में से कौन नहीं है। तो आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से पता होनी नितांत आवश्यक हैं। अब व्यावसायिक आचरण नीति क्या है? इसका मतलब होता है, अगर आपको मैं बता दूं, बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स, यानी बिजनेस एथिक्स यही है। मतलब कि जो कारोबार होता है उसके माहौल की स्थापना है, तो इसका मानदंड तय करता है, यही हमारा कहलाता है। जैसे नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें अगर हम बात करें, एक व्यावहारिक आचरण नीति होती है। व्यावहारिक आचरण नीति क्या है? वो ये होता है, जैसे कि मान लीजिए आप किस क्षेत्र में क्या करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, मतलब कि आपने कौन सी स्ट्रीम हुआ, जैसे कुछ चिकित्सा, तकनीकी, कानूनी, व्यवसाय, नैतिकता, इन चीज़ों में जानना चाहते हैं तो वो उसका आचरण नीति कह सकते हैं, जो कई क्षेत्रों में नैतिक सवालों से है। वही चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। तो ये था व्यावसायिक आचरण नीति। अब इसमें और आगे देख लेते हैं कि नीति शास्त्र में व्यावसायिक आचरण के तत्व क्या हैं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, नीति शास्त्र में व्यावसायिक आचरण के तत्व क्या हैं कि जो नियोक्ता, यहाँ इसको समझिएगा ध्यान से, जो नियोक्ता और कर्मचारी, 2 चीज़ें, नियोक्ता और कर्मचारी, उनके मध्य संबंध से जुड़े होते हैं, तभी तो व्यावसायिक आचरण बना। उनके बीच संबंध से जुड़े होते हैं और जो उन्हें रोजगार अनुबंध की श्रृंखला में आते हैं। रोजगार अनुबंध की श्रृंखला पूछ लेगा किस में है? व्यावसायिक आचरण के तत्व में, याद रखिएगा। इसके बाद है व्यावसायिक आचरण नीति में बौद्धिक ज्ञान संपदा के नीति शास्त्र। बौद्धिक ज्ञान संपदा के नीति शास्त्र जैसे कि जो हमारा बौद्धिक स्तर है उसे व्यवसाय के चयन में सहायता देता है। मान लो आप कोई भी व्यवसाय करेंगे तो अपना आप बौद्धिक क्षमता का तो यूज करेंगे, तो किसका यूज करेंगे? अपने बौद्धिक स्तर का, तभी तो समाज में नीतियों के पालन में योगदान देगा। वो योगदान तभी देगा तब आप बौद्धिक स्तर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर पूछ ले व्यावसायिक आचरण नीति का संबंध किससे होता है, तो ध्यान रखिएगा नैतिकता से। हर चीज़ किससे जुड़ती है? व्यवसाय किससे जुड़ता है? नैतिकता से। नैतिकता क्या है? नैतिकता मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि नैतिकता वो चीज़ है जो एक समाज का आईना होती है और आपकी मतलब कि यही एक समाज का निर्माण करता है। मतलब ये कुछ कुल मिलाकर जो हमारे मानव मूल्य होते थे उसका धरोहर है जो हमारे सद्गुणों को प्रदर्शित करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं व्यावसायिक आचरण संहिता क्या है। देखो, आप किसी चीज़ का उल्लंघन करेंगे तो दंड तो मिलेगा ही, ठीक है। तो मानदंड पुस्तिका कह सकते हैं या नॉर्मल सी चीज़ है, आप किसी बौद्धिक संपत्ति को नियमों के उल्लंघन के, आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बौद्धिक संपत्ति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो दंडात्मक कार्यवाही तो आप पे होगी। कॉपीराइट का मामला हुआ, ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं व्यावसायिक आचरण संहिता। सॉरी गाइस, ये क्या होता है? एक ब्लू यानी नीली किताब, ब्लू पुस्तिका आप कह सकते हैं, नीली किताब कह सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है कि जहाँ कोई नियम नहीं है, यह नीति पालन में आवश्यक तत्व है, इतना ध्यान रखिएगा बस आप। अब करते हैं व्यावसायिक नीति अनुपालन। इसकी 7 शर्तें हैं जो बहुत ही मेन है। देखो, ये ध्यान रखना किस में कितनी शर्तें हैं, किस में कितने सिद्धांत हैं, ये आपको ज़रूर याद करना है। यहाँ तक कि आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप उनसे PDF भी एज इट एज ले सकते हैं। बात करें 7 के साथ हमारी शर्त कौन कौन सी है? एक, सहयोग। नॉर्मल चीज़ है, आप व्यवसाय नीति में कुछ करेंगे तो सहयोग ज़रूरी है। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। सद्भावना, जिम्मेदारी, कानून का पालन, विश्वसनीयता और सहयोगियों की सुरक्षा एवं कल्याण, इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो व्यावसायिक नीति का अनुपालन होगा, ठीक है। उसके बाद है व्यावसायिक प्रतिबद्धता। इसके कभी कभी आप इसमें डीपली ना जाकर बस इतना देख लीजिए कि इसके 5 आधार होते हैं। कौन कौन से? सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, पूर्वाग्रह से रहित, भेदभाव रहित और शिक्षण अभिरुचि। मतलब कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। पूछ लेगा व्यावसायिक प्रतिबद्धता के कितने आधार होते हैं?
इन चारों में से या इन पांचों में से 3 रख देगा, एक कहीं और से रख देगा, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रबंधन के बारे में। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन किस चीज़ का प्रबंधन करना, उसके 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? उच्च स्तर, मध्य स्तर और पर्यवेक्षित तथा प्रचलन स्तर। पूछ लेगा 3 स्तर कौन कौन से, आपको इनको बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। ये फैक्ट है यहाँ से। एनसीईआरटी द्वारा मानव मूल्य कितने हैं? याद रखिएगा 80 हैं, मानव मूल्य 80 हैं। अब देखो कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपने काफ़ी पहले पढ़ी होंगी, लेकिन आप आज उनको समझोगे। पेटेंट क्या है? यानी एक विशेष अधिकार है ये, जो हमारे जैसे मान लीजिए कोई मूल आविष्कारक तथा रचनात्मक, कार्यात्मक, बौद्धिक योग्यता हेतु निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। पेटेंट का जो ना पेटेंट मिला हुआ उसको। दूसरा है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ये भी एक चिन्ह है जो किसी संगठन, संगठन हुआ, संस्थाएं हुआ या कंपनी द्वारा प्रयोग किया जाता है। पूछ लेगा किस किस के द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो संगठन, संस्था या कंपनी। इसका प्रयोग संभावित प्रतियोगिता में अंतर हेतु किया जाता है। याद रखिएगा किसके लिए और कहाँ इसका प्रयोग होता है, ये हमारा ट्रेडमार्क कहलाएगा। आपने बहुत पढ़ा होगा कॉपीराइट का मामला हो गया भैया, है ना, यूट्यूब वगैरह से। तो कॉपीराइट क्या है? एक बौद्धिक संपदा का अधिकार है। ये बहुत मेन है, इम्पोर्टेंट है कि कॉपीराइट अधिनियम कब पारित हुआ था। तो कॉपीराइट अधिनियम 1957 में पारित किया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि एक जो आपकी व्याख्या है, नाटक है, लेखन है, संगीत है, इनके क्षेत्रों में अधिकार प्रदान दिया या किया जाता है कि कॉपीराइट का मामला ना हो। जैसे मान लो आप जब कि कोई बौद्धिक संपत्ति के नियमों का उल्लंघन कर कोई व्यक्ति द्वारा उनका प्रयोग कर रहा है, तो उस व्यक्ति पर कार्यवाही की जा सकती है। कौन सी कार्यवाही, ये भी पूछ लेगा कि कार्यवाही कौन सी की जाती है, तो दंडात्मक। याद रखिएगा दंडात्मक। जीवन कौशल की बात करते हैं। जीवन कौशल क्या है? तो जीवन कौशल क्या है कि जीवन से संबंधित क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित ढंग से करने की दक्षता है। ठीक है, यानी जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभावशाली ढंग से इसका सामना हम करते हैं, यही हमारा जीवन कौशल कहलाता है। इस द मेन है यहाँ शिक्षण नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इसको समझिएगा, नोट डाउन आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। मैंने शॉर्ट में किया है क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ नहीं लिख सकता, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो पहला है प्रभुत्ववादी और दूसरा है जनतांत्रिक। तो प्रभुत्ववादी क्या है कि इसमें 2 शिक्षण नीति हैं। एक में तो छात्र केंद्रित होती है, एक शिक्षक मुख्य होता है। जो प्रभुत्ववादी होता है उसमें शिक्षक होता है मेन। इसमें पाठ्य वस्तु और शिक्षक 2 चीज़ें क्या हैं, वो केंद्रित होती हैं, वही मेन होती हैं। अगर जनतांत्रिक की बात करें तो इसमें छात्र केंद्रित होता है, वो स्वयं पाठ्य वस्तु को निर्धारित करता है। ध्यान रखिए, मतलब कि स्वयं वो चीज़ों को कैच करता है। 2 तरह की शिक्षण नीति, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना इस बार है। नेक्स्ट है हमारा वृत्ति। वृत्ति क्या है कि विशिष्ट व्यापार है जिसको करने के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको पीछे शुरू में इसका हिंट दिया था, जैसे इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई पत्रकारिता, तो ये वृत्ति हो गई, मतलब एक विशेष प्रकार की शिक्षा। तो ये गाइज, ये जो मतलब सारे टॉपिक हैं मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएं और इनका सारा कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करके चला। यहाँ तक कि जितने भी व्यावसायिक आचरण नीति के अंदर जितने भी टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो गए, लेकिन आप 2-4 टॉपिक और हैं, आप उनको और देख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा ऐसे ही बता देता हूँ, आप उनको देख सकते हैं। एक शब्द आ जाता है कभी कभी कहीं कहीं, सदाचार। पूछ लेगा सदाचार क्या होता है? नॉर्मल सी चीज़ है, अच्छे एवं बुरे जो हमारे इरादे हैं उनके निर्णयों में और कार्यों में जो अंतर करना होता है वो सदाचार कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ आप गुरु शिष्य परंपरा बनाए रखने के लिए सदाचार क्या है, जरूरी है। पूछ लेगा गुरु शिष्य के लिए क्या जरूरी है, मतलब गुरु शिष्य के संबंध या परंपरा बनाए रखने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, तो सदाचार। बाकी मैं सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ। एक आता है, कहीं कहीं आ जाता है लिखा हुआ, पूछ लेगा CSR की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या है? ये एक स्व नियामक तंत्र है जिसके तहत कानूनी, मतलब कि जिसके तहत कानूनी नैतिक मानक हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानदंड हो गया, उनके आधार पर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। तो आप इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीज़ें थी, लेकिन इसमें भी और भी चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा उनके बारे में थ्योरेटिकल है, आपको देखना है कि क्या चीज़ें हैं, उनका यूज हम कैसे करते हैं। तो थोड़ा देखो, वीडियो तो लंबा होगा ही, क्योंकि वीडियो देखो 14 मिनट का हो भी चुका है। तो मैं ये चाहता हूँ अगर आप वीडियो कोई देख रहे हैं तो आपके भले से उसमें थोड़ा समय जा रहा है, लेकिन आप वो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर भी तो होनी बहुत आवश्यक है।
जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो चीज़ों का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों। साथियों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप पढ़ें उसको बिल्कुल क्लियर पढ़ें, यानी वहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पीछे कदम ना हटाकर वहाँ क्वेश्चन बिल्कुल सही और सही से करें। आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसका जवाब भी दे सकते हैं कमेंट पे। इसका फ़िलहाल मैं आपको जवाब दे ही जाऊँगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि एक अच्छे शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो आप क्या कहोगे कैसा होना चाहिए? ईमानदार, नियमित, सत्यवादी, सब चीज़ें बताएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा है कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते समय एक छात्र सो रहा है, तो आप क्या करोगे इस स्थिति में? क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसके सोने का कारण जानकर उसका समाधान करेंगे, यानी ये चीज़ें आपके मन में होनी चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि विकलांग छात्रों के समुचित विकास हेतु क्या आवश्यक है, तो आप बता देंगे कि मनोग्रंथि से बचाया जा सकता है। कैसे कि उनके साथ साथ शिक्षा, कहते हैं सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, वो भी चीज़ है। तो ये चीज़ें क्या है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है और आपको इनके जवाब भी पता होने ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत पूछी जाती हैं, जैसे सीटेट के एग्ज़ाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तर्क शक्ति और अपने मानसिक योग्यता इन क्वेश्चनों में लगाइएगा। जो भी क्वेश्चंस मान लो कोई सिलेबस से हट के आ गया, इन 10 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका कहीं अलग से आ गया, तो उसमें आपको अपना तर्क शक्ति लगानी है। तो मैं उम्मीद ये करूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें मैं सारे क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में लेकर आऊँगा। आज का पहला टॉपिक था, इसमें क्वेश्चन सारे मैंने जितने भी थे सब रख दिए। इनके बीच से क्वेश्चन निकालना आपका काम है। यहाँ तक कि मैं कोशिश ये करूँगा कि आने वाले समय में जब मैं प्रश्न बनाऊँगा तो वहाँ इनके बीच से मैं प्रश्न रखूँगा, जो भी एग्जाम हैं वो भी और अपने बनाए हुए वे भी। तो आपको ही क्या होगा कि आप सिलेबस के अनुसार सारा पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस के अनुसार आप जो भी पढ़ रहे हैं तो पूरा कंप्लीट पढ़िएगा। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी वीडियो को देखते रहें और अपने साथियों को भी वीडियो पहुंचाते रहें जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइज़, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।